और जैसे ही उसने अपने भाई का इरादा और आयुषी की मासूमियत देखी, किसी को कुछ समझने से पहले ही प्लेट उठा चुकी थी। रश्मि गुस्से से बोली, कितने जन्मों के भूखे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के हक पर डाका डालते हुए? वह गुस्से से कमल को घूर रही थी। कमल भी तमतमाकर बोला, अरे पागल लड़की, वो मेरे पकौड़ी और चटनी है, वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने पर नजर रखने की? वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो रश्मि और भड़क गई और बोली, कौन से तुम्हारे पकोड़े? क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा था? ये हमारे लिए बन रहे थे, हमने मूवी नाइट एंजॉय करनी है। आयुषी इतनी गर्मी में खड़े होकर हमारे लिए ये सब बना रही थी और तुम बेवजह इस पर अपना अधिकार जता रहे हो। चलो यहाँ से निकलो, वरना पापा से कहकर तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी, याद रखोगे। कम से कम यहाँ तो अपनी इज्जत बचा लो। रश्मि के दांत गुस्से से भिजे हुए थे। कमल झपटने ही वाला था कि रश्मि प्लेट बचाकर वहां से भाग गई। कमल भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आयुषी अभी तक हैरान होकर इन दोनों दोस्तों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रही थी। जब दोनों भागते हुए बाहर की तरफ निकले तो वह भी घबराकर उनके पीछे चली गई। बाहर हॉल में जो नजारा था उसे देखकर आयुषी की आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि प्लेट पकड़े आगे आगे भाग रही थी और कमल सोफे के ऊपर से छलांग लगाता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा था और वो किसी तरह उसे प्लेट छीनने की कोशिश कर रहा था। आयुषी तो इस पूरे हालात से घबरा गई थी। रश्मि भागते भागते ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, तनीषा जल्दी आओ और अपने इस पागल भाई को संभालो, इसे फिर से दौरे पड़ गए हैं। कमल पीछे से चिल्लाया, रश्मि रुक जाओ, ये मेरा हक है। तुम मेरे हक पर डाका डालकर मुझे ही आवाज दे रही हो। अगर आज ये वापस नहीं मिला तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। सराफत से प्लेट वापस कर दो। वह धमकियां देता हुआ उसके पीछे ही भाग रहा था कि तभी पीछे से आती तनीषा ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। थप्पड़ बहुत जोर का नहीं था, लेकिन कमल ऐसे चीखा जैसे उसे गोली लग गई हो। वह नौटंकी अंदाज में चिल्ला, हाय मैं मर गया, ये क्या जालिम औरत हो तुम, कितना भारी हाथ है तुम्हारा। उसकी चीख सुनकर आयुषी तो सच में घबरा गई, लेकिन रश्मि और तनीषा को उसकी नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तनीषा ने गुस्से में उसकी कमर पर एक जोरदार मुक्का भी जड़ दिया। उधर रश्मि पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक सामने से आते एक मजबूत इंसान से टकरा गई और उसके हाथ से प्लेट छूटकर दूर जा गिरी। बड़ी मेहनत से बचाए गए पकोड़े और चटनी जमीन पर बिखरा हुआ देखकर वह सदमे में वहीं खड़ी रह गई। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई और उसने सामने वाले को कुछ कहने के लिए सिर उठाया, लेकिन पहली नजर पड़ते ही वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके होठों से धीमी लेकिन दुख भरी आवाज निकली, हमारा बनाया हुआ पकोड़ा और चटनी। अगले ही पल वो गुस्से से सामने वाले को घूरने लगी। तभी पीछे से कमल की आवाज आई, अनुराग जी, आप ठीक तो है ना? इस चुड़ैल से जिसकी टक्कर हो जाए उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कमल की बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर नाराजगी और बढ़ गई, जबकि अनुराग भी अब संभल कर खड़ा हो गया था। सामने खड़े उस आदमी को देखकर रश्मि के चेहरे का भाव और खराब हो गया। यही था वह रूखा और बदतमीज इंसान जिसके बारे में वह सोच रही थी। उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर भी रश्मि का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि जरूर इसे अपनी खूबसूरत शक्ल का घमंड होगा। वह मन ही मन उसे कई उल्टे सीधे नाम देते हुए मुंह बनाकर वहां से चली गई। उधर हॉल में कमल के जोरदार ठहाके गूंज रहे थे। वह चटनी और पकोड़े गिर जाने पर अजीब तरह से खुश लग रहा था। वो मजे लेते हुए बोला, इसलिए कहते हैं कि दूसरों के हक पर डाका डालोगे तो खुद भी कुछ नहीं मिलेगा। देख लिया अंजाम? तनीषा ने अफसोस से सिर हिलाया, जबकि रश्मि मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। ये उसका गुस्सा शांत करने का अपना तरीका था। अनुराग काफी देर तक उस दरवाजे को घूरता खड़ा रहा जहां से वह अभी अभी निकल कर गई थी। घर में शादी की एक सादी सी रस्म रखी गई थी। तनीषा पार्लर में तैयार होने गई थी, जबकि रश्मि और आयुषी घर पर ही तैयार हुई थी। आयुषी हाथ में गजरे का थाल लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक जाने कहां से कमल सामने आ गया। उसे देखकर वह चौंक गई। कमल मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह आयुषी, तुम तो आज बहुत प्यारी लग रही हो। सच कहूं तो दिल कर रहा है कि आज ही तुमसे शादी कर लूं। उसकी ये बात सुनते ही आयुषी के हाथ से थाल छूटकर नीचे गिर गया। वह हैरानी और झिझक भरी नजरों से कमल को देखने लगी। उसे पता था कि कमल मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई और उसे लगा जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वह तुरंत नजरें झुकाकर वहां से जाने लगी, लेकिन कमल फिर उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। कमल हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखो आयुषी, मैं थोड़ा मजाकिया और बेफिक्र इंसान हूँ।
सच कहूँ तो मेरे लिए गंभीर बातें करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा ये पागल सा दिल तुम पर आ गया है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। कमल की ये बात सुनकर आयुषी शर्म से लाल हो गई। उसने अपने होंठ दबाए और झिझकते हुए वहां से जल्दी जल्दी चली गई। कमल उसे जाते हुए दूर तक देखता रहा और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा और इस मासूम सी लड़की को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पंडित जी मंडप में विराजमान होकर विवाह के पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी मंडप में तनीषा और साहिल की शादी हो रही थी। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब अग्नि के सामने हवन जल रहा था। चारों ओर घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और मेहमान श्रद्धा से बैठे इस शुभ क्षण की साक्षी बन रहे थे। पंडित जी शांत स्वर में मंत्र पढ़ाते हुए विवाह की अगली रस्म करा रहे थे। तभी उन्होंने दूल्हे से कहा, अब वह उठकर दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। ये सुनते ही तनीषा का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके कदम ठहर गए हों और वह ये सब निभा नहीं पाएगी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि क्या वह इस विवाह के लिए मना कर दे, क्योंकि यही आखिरी मौका था, वरना उसे पूरी जिंदगी इस अनचाहे रिश्ते को निभाना पड़ेगा। तभी उसके पिता सुरेश जी ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और उसी पल वो फिर से हार गई। उसने अपने आंसू अंदर ही अंदर रोकते हुए अपने आप को शांत किया था और मांग में सिंदूर के लिए तैयार हुई थी। इस तरह शादी की रस्म शांति से पूरी हो गई। घर के बड़े से लॉन में बहुत सुंदर तरीके से शादी का पूरा इंतजाम किया गया था। शादी की रस्म के कुछ देर के बाद ही साहिल आकर तनीषा के पास बैठ गया। वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, लेकिन आज उसकी यही खामोशी तनीषा को बहुत चुभ रही थी। तनीषा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। वह कुछ देर ही सबके बीच बैठ पाई और फिर रश्मि से कहकर अपने कमरे में चली गई। साहिल की नजरें चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन उसके होंठ हमेशा की तरह खामोश थे। तनीषा तब से अपने कमरे में बंद थी। उसने रश्मि को भी बाहर भेज दिया था, ये कहकर कि वह कुछ देर अकेले रहना चाहती है। उसकी माँ और गीता जी नीचे मेहमानों की देखभाल में लगी हुई थी। घर में शादी का माहौल था, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। ऐसे में तनीषा अपने कमरे में बैठकर खुलकर रो रही थी ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। उसे लग रहा था जैसे वह खुद किसी पर थोप दी गई हो, जैसे किसी की जिंदगी पर जबरदस्ती लाद दी गई हो। अपने दुख में उसने कपड़े ही नहीं बदले थे और अभी तक वह उसी खूबसूरत दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, लेकिन वह अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। फिर धीरे से आवाज आई, नमस्ते, क्या आप ठीक हैं? ये साहिल की शांत और गंभीर आवाज थी। तनीषा जो घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी, वह अचानक चुप हो गई। उसे हैरानी हुई, साहिल यहाँ क्या करने आया है? उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। साहिल ने उसकी लाल आंखें और भीगा हुआ चेहरा देखकर चिंतित होकर कहा, आप रो रही हैं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वह कुछ देर पहले ही बहुत रोई है। साहिल उसकी हालत देखकर घबरा गया था। तनीषा ने थोड़े नाराज और अजनबी लहजे में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा आपकी तबीयत के बारे में पूछ लेता हूँ और साथ ही आपको शादी की मुबारकबाद भी दे दूं। तनीषा हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी और बोली, ये सब भी क्या तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हें करने के लिए कहा है? क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी या अपनी कोई मर्जी नहीं? वह अफसोस भरी नजरों से साहिल को देख रही थी, जबकि सामने खड़ा साहिल उसकी बात सुनकर थोड़ी नासमझी से उसे देखने लगा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। तनीषा ने हल्की तलखी के साथ कहा, यही तो समस्या है कि तुम बहुत भोले और सीधे हो। जो जैसा कह देता है तुम वैसा ही कर लेते हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, बस अपने माँ बाप की वजह से तुमने जबरदस्ती इसे स्वीकार किया है। तनीषा की ये बात सुनकर साहिल हैरानी से उसे देखने लगा। उसने शांत स्वर में पूछा, आपसे किसने कहा ये सब? उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी, लेकिन तनीषा ने उस हैरानी को महसूस नहीं किया। वह बोली, किसी को कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद समझती हूँ कि हमारा कोई मेल नहीं है। आखिर कौन सा लड़का अपनी उम्र से बड़ी लड़की को खुशी खुशी स्वीकार करता है? साफ जाहिर है ये सब तुमने अपने माँ बाप के कहने पर ही किया है। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। साहिल ने गहरी सांस ली
कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। उसने तनीषा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए तो वह घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। साहिल ने बहुत नरम आवाज में कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तनीषा, आपको गलतफहमी हुई है। लड़की का बड़ा या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ सच में मायने रखता है तो वो प्यार। जहाँ दिल जुड़ जाए वहाँ उम्र का फर्क कोई महत्व ही नहीं रखता। मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ये रिश्ता मेरे माँ बाप की नहीं बल्कि मेरी अपनी इच्छा से हुआ है। मैं आपको बचपन से पसंद करता हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी अंकल की बेटी और अपने दिल के करीब महसूस किया है। मैंने आपको हमेशा प्यार की नजरों से देखा है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब मैं छोटा था तब आप स्कूल में मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब आप हमेशा के लिए यहाँ से चली गई तब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, और मुझे खुद भी इसका पहले पता नहीं था। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सब थोड़े समय के आकर्षण हैं और वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। भावनाएं और गहरी होती चली गई। मैं अक्सर सोचकर घबरा जाता कि अगर आप वहाँ किसी और को पसंद कर लिया तो, आपकी शादी किसी और से हो गई तो मैं कैसे सह पाऊंगा। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे प्यार को मेरे लिए संभाल कर रखा और आज हमेशा के लिए मुझे मेरी मोहब्बत दे दी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तनीषा, और यकीन मानिए मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। साहिल उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तनीषा हैरानी और यकीन के बीच उसे देखती रह गई। साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसके हाथों पर अपने होंठ रख दिए। तनीषा शर्म से झुक गई। इस गंभीर और शांत इंसान का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी बातों ने उसके दिल से सारे भ्रम और डर मिटा दिए थे। अब उसका दिल भी अनजाने में साहिल के लिए धड़कने लगा था। उधर दूसरी तरफ रश्मि अपनी माँ से तेज आवाज में कह रही थी, माँ आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप सोच रही हैं कि जो कुछ आपके साथ हुआ था वही मेरे साथ भी होगा तो आप गलत सोच रही हैं। मैं तनीषा नहीं हूँ जो आपके फैसले के आगे चुपचाप सिर झुका दूं। मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, और खासकर उस रूखे और बदतमीज इंसान अनुराग से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप मेरी शादी कहीं भी करवा दीजिए, लेकिन उस इंसान से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जब रश्मि की माँ बीना जी ने उसे बताया कि अनुराग जब शादी के लिए तैयार हो गया है और बड़ों के बीच बात लगभग तय हो चुकी है, तब वो ये बात समझाने आई थी। लेकिन उनकी बात सुनते ही रश्मि बुरी तरह भड़क गई। उसने गुस्से में तुरंत इनकार कर दिया। वह उस इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती थी। उसे पूरा यकीन था कि अनुराग भी शायद अपने माँ बाप के कहने पर ही मजबूरी में मान गया होगा, और उसे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने का कोई शौक नहीं था। उसके लिए उसकी आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। रश्मि स्वभाव से अपनी माँ से थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन वह अपने माँ बाप की बहुत प्यारी और लाडली भी थी, इसलिए उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया। उसकी माँ भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह एक बार मना कर दे तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल है। अगर रश्मि कह चुकी है कि वह शादी नहीं करेगी तो इसका साफ मतलब था कि वह सच में नहीं करेगी। अपनी माँ को साफ इनकार करने के बाद सीधे अपने पापा सुरेश जी के पास गई और उन्हें भी साफ शब्दों में बता दिया कि वह अनुराग से शादी नहीं करना चाहती। सुरेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी ये तुम्हारे स्वर्गवासी दादी की इच्छा थी कि तुम्हारी और अनुराग की शादी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती में विश्वास नहीं करता। अगर तुम नहीं चाहती हो बिल्कुल चिंता मत करो, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं अपने दोस्त कमलेश से बात करूंगा, मुझे यकीन है कि वह भी समझ जाएंगे। अपने पापा की ये बात सुनकर रश्मि को बहुत सुकून मिला। आखिरकार उसे लगा वह इस रिश्ते से बच गई है। हालांकि जब उसे पहली बार इस शादी की बात पता चली थी तो उसे झटका जरूर लगा था, लेकिन अब वह इंसान और उस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन अगले ही दिन अचानक अनुराग सीधे उसके कमरे में आ पहुंचा। इनकार क्यों किया तुमने? अनुराग ने गुस्से से उसे घूरते हुए पूछा। रश्मि ने भवें चढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरा अपना फैसला है। मैं आप जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती, बस बात खत्म। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अनुराग ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों? मैं वजह जानना चाहता हूँ, और हमारी शादी की बात पहले ही तय हो चुकी है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। यह सुनकर रश्मि गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन आपसे नहीं। उसकी आंखों में साफ नाराजगी थी। अनुराग ये सुनकर चौंक गया और कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीमे लेकिन दबे हुए स्वर में पूछा, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? ऐसी भी क्या कमी है मुझ में कि तुम इतनी नफरत से ये बात कह रही हो?
वह खुद को बहुत मुश्किल से संभाल कर बोल रहा था, क्योंकि उसकी बातों ने उसके दिल को सच में चोट पहुंचा दी थी। रश्मि ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैं किसी पर जबरदस्ती थोपी जाना नहीं चाहती। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद नहीं करते, जैसे मैं आपको पसंद नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। मैं मजबूर नहीं हूँ और ना ही किसी के खातिर अपनी जिंदगी का फैसला जबरदस्ती करूंगी। उसकी बात सुनकर अनुराग कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? रश्मि ने तुरंत जवाब दिया, मैंने खुद आपके मुंह से सुना था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पता नहीं अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आपने अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे किसी के सिर पर जबरदस्ती थोप दिया जाए। मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मुझे पूरे दिल से स्वीकार करे, ना कि किसी ऐसे इंसान से जो अपने माँ बाप के दबाव में आकर फैसला ले। उसने साफ और दो टूक अंदाज में सब कुछ उसके सामने कह दिया था, ताकि उसे भी पता रहे कि वह सब जानती है। अनुराग अपने चेहरे को मलते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रश्मि उसकी वो बात सुन लेगी। अगर उसे पता होता तो वह कभी वैसा न कहता। उसने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा, देखो रश्मि, ये सच है कि पहले मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता और ना ही मैंने किसी के दबाव में आकर ये रिश्ता स्वीकार किया है। ये सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। रश्मि ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे उसे उसकी बात पर जरा भी विश्वास न हुआ हो। वह बोली, क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ? मुझे सब पता है। आप किसी और से प्यार करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक ही महीने में आपको मुझसे प्यार हो गया हो? साफ बात है आप किसी मजबूरी में ये शादी करना चाह रहे हैं। वह अब कंधे उचकाकर बोली थी। अनुराग उसे देखते रह गया। उसे समझ आ गया था रश्मि ने सच में सब कुछ सुन लिया था। कुछ पल के बाद उसने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, मैं सच में किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगी कि वह लड़की कौन है जिसे मुझे एक ही नजर में अपना दीवाना बना दिया था? उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। रश्मि ने नाक चढ़ाकर कहा, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको और आपकी प्रेमिका के प्यार भरे किस्से सुनने का। आप जाकर किसी और को सुनाइए और फिलहाल मेरे कमरे से बाहर जाइए, उसने साफ और थोड़े बदतमीज अंदाज में कहा। लेकिन अनुराग ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की रानी ये जान ले कि वो मेरे लिए कितनी खास है और मेरी मोहब्बत कोई और नहीं, तुम हो रश्मि। शायद तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन तुम ही हो वो लड़की जिससे मैंने प्यार किया था। मैंने तुम्हें 1 साल पहले दुबई में देखा था और उसी समय उस पर अपना दिल हार बैठा था, लेकिन तुम अचानक मेरी नजरों से गायब हो गई और मैं तुम्हें फिर ढूंढ नहीं पाया। फिर भी मैं तुम्हें कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया। मैंने तुम्हें देखे बिना ही इस रिश्ते से मना कर दिया था, क्योंकि जब मेरा दिल किसी और के प्यार में था, तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए सही नहीं होता। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें यहाँ देखा, उस दिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि जिस लड़की के प्यार में मैं पागल हो रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी रश्मि ही है। आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का या तुम्हें ठुकराने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं से बचना चाहता था। मैं जबरदस्ती के रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरे 1 साल में मैंने पागलों की तरह सिर्फ तुम्हें चाहा है। सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि अपनी होने वाली पत्नी को देखे बिना ही मना कर बैठा। और किस्मत का खेल देखो कि वही लड़की मेरी मोहब्बत निकली। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? उसकी ये बात सुनकर रश्मि चुपचाप उसे देखती रह गई। उसके दिल में भरी सारी नाराजगी और गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो गई। अनुराग की बातों ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया था। उसके प्यार भरे शब्दों ने उसके आत्मा को भी सम्मान दे दिया था। अनुराग फिर बोला, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरा साथ स्वीकार करोगी? वह बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। रश्मि कुछ पल तक उसे गुस्से से देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर अनुराग ने आंखें बंद कर हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन भगवान का धन्यवाद कहा कि आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। इधर तनीषा के मन में अभी वही नाराजगी चल रही थी, लेकिन तनीषा के मन में अब भी हलचल वैसे ही थी। कमरे में आते ही उसने भारी घूंघट हटाया और सामने खड़े साहिल को घूरते हुए बोली, आप इतने शांत क्यों रहते हो? और हाँ, एक बात बताइए, आप मुझसे छोटे भी हैं,
फिर भी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकते थे क्या? साहिल ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहले से ही इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। वह हल्का सा मुस्कुराया, धीमे स्वर में बोला, अगर मना कर देता तो तुमसे शादी कैसे होती? उसकी ये बात सुनते ही तनिषा की भवें और सिकुड़ गई। उसने झट से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। मतलब ये सब आपकी ही चाल थी? पहले से ही प्लान बना रखा था। साहिल ने आसानी से तकिया पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, इतनी बड़ी प्लानिंग करने की अकल होती तो शायद मैं इतना शांत भी नहीं रहता। तनिषा ने झुंझुलाकर कहा, बस यही तो दिक्कत है, आप हर बात में ऐसे ही मुस्कुरा देते हैं। थोड़ा गुस्सा करना भी सीखिए। इंसान लगेंगे। साहिल ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। अगर मैं गुस्सा करने लगा तो तुम्हें मनाएगा कौन? तनिषा तुरंत बोली, मुझे मनाने की जरूरत ही क्या है? मैंने कब कहा कि मुझे आपकी जरूरत है? साहिल ने बिना जल्दी किए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे पड़ जाएगी। उसकी ये बात सुनकर तनिषा कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर बनावटी गुस्से में बोली, आपको अपनी तारीफ खुद ही करने की आदत है क्या? साहिल हंस पड़ा, नहीं, बस तुम्हारे गुस्से को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तनिषा ने नाराज होकर मुंह फेर लिया, लेकिन दिल ही दिल में उसे ये बात अजीब लगी कि सामने वाला इंसान उसके हर ताने का जवाब इतनी शांति से दे रहा है। अगले ही दिन से दोनों की छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक शुरू हो गई। कभी तनिषा उसके जरूरत से ज्यादा शांत रहने पर चिढ़ जाती, आपको हंसना भी आता है या सिर्फ ऐसे ही गंभीर बने रहते हैं? और साहिल मुस्कुराकर जवाब देता, तुम्हारे गुस्से को देखकर हंसी अपने आप आ जाती है। कभी वह उसे चिढ़ाते हुए कहता, तुम गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तो तनिषा तुरंत झुझलाकर कहती, शांत रहिए साहिल, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी तकरार ही दोनों के रिश्तों में अलग सी गर्माहट भरने लगी। तनिषा को कब ये महसूस होने लगा कि साहिल की वही शांति उसे सुकून देने लगी है, उसे खुद भी पता नहीं चला। और साहिल, जो उसे पहले से ही मन चाहता था, बस उसकी हर नाराजगी को मुस्कुराकर सहता था, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन यही नोक-झोंक उनके बीच सच्चे प्यार की शुरुआत बन जाएगी। इधर घर की भीड़-भाड़ और रिश्तों की हलचल के बीच आयुषी कमल की एक अलग ही कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। आयुषी स्वभाव से बेहद शांत और संकोची लड़की थी, जिसकी झुकी हुई नजरें और धीमी मुस्कान ही उसके दिल के राज बता देती थी। जबकि कमल बिल्कुल उसके उल्टा था, शरारती, चुलबुला, हर वक्त उसे छेड़ने का मौका ढूंढता हुआ। मौका मिलते ही वो सबकी नजरों से बचकर उसके पास आ जाता और धीमे से कहता, आयुषी, आज तो जवाब दे दो, कब तक यूं ही भागती रहोगी? ये सुनते ही आयुषी का चेहरा गुलाबी हो जाता। वे घबराकर इधर उधर देखती और बिना कुछ बोले शर्माते हुए वहां से दूर भाग जाती। कमल पीछे से हंसते हुए कहता, देख लेना, एक दिन तुम खुद हाँ कहोगी। लेकिन ये छोटी छोटी मुलाकातें, नोक झोंक सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रह गई थी, क्योंकि दूर खड़ा अनुराग कई दिनों से ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने कई बार नोट किया कि कमल बार बार आयुषी को प्रपोज करता और हर बार आयुषी शर्माकर भाग जाती, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ बता देती थी कि उसके दिल में भी वही एहसास छिपा हुआ है। आखिरकार एक दिन अनुराग ने तय कर लिया कि अब इस छिपी हुई कहानी को सामने लाना ही होगा। उसने दोनों को अपने सामने बुलाकर बिठा लिया। अचानक यूं सामने बैठ जाने पर आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नजरें झुकाकर चुप हो गई। अनुराग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये सुनते ही आयुषी का चेहरा और लाल हो गया। वह अपने ही भाई के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन कमल तो कमल था, वो बिना झिझक के आगे आ गया, पूरे आत्मविश्वास से बोला, जीजा जी, बात सीधी है, मैं आयुषी से बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी हाल में इसी से शादी करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर है। कमल की ये साफ गोई सुनकर आयुषी ने एक पल को उसे हैरानी से देखा, फिर शर्म से नजरें झुका ली। तभी पास खड़ी रश्मि मुस्कुराते हुए आगे आई। दरअसल वही थी जिसने पहले ही आयुषी के दिल की बात भांप ली थी और एक दिन अकेले में उससे पूछ भी लिया था। उस दिन आयुषी बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई थी, फिर आखिरकार शर्माते हुए धीरे से सर हिला दिया था और धीमी आवाज में कहा था, मैं भी उससे उतना ही चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है, मैं क्या करूं? बस वही पल था जब रश्मि समझ गई थी कि ये प्यार सच्चा है। अब जब कमल ने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो अनुराग भी मुस्कुरा उठा, क्योंकि सच तो ये था कि उसे भी ये रिश्ता दिल से पसंद था। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो जनाब, इतने दिनों से छुपकर मोहब्बत चल रही थी और हमें खबर तक न हुई?
यह सुनकर आयुषी भी ज्यादा शर्मा गई, जबकि कमल मुस्कुराते हुए बोला, जीजा जी, प्यार छुपाने से कहाँ छुपता है। धीरे धीरे ये बात घर के बाकी लोगों तक भी पहुंच गई और माहौल में एक अलग ही खुशी घुलने लगी। इधर आयुषी की शांत मोहब्बत, कमल की शरारती दीवानगी की कहानी आगे बढ़ रही थी, तो उधर तनीषा और साहिल की जिंदगी भी अपनी अलग ही राह पर चल रही थी। तनीषा चुलबुली, गुस्सैली और हर बात पर नोक-झोंक करने वाली, जबकि साहिल उतना ही शांत, धैर्यवान और मुस्कुराकर सब सह लेने वाला। दोनों की जोड़ी भी अजीब थी, लेकिन शायद इसी अजीबपन में उनके रिश्ते की खूबसूरती छिपी हुई थी, क्योंकि कभी तनीषा तकरार, कभी साहिल की खामोश मुस्कान और कभी उनकी छोटी छोटी नोक-झोंक ही धीरे धीरे उनके बीच उस प्यार को जन्म दे रही थी, जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते, और जो लोग अपना कीमती समय देखकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।